हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए माफिया किंग यानी कि फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले जो पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी ने विंग से शादी कर ली थी। उसने की तो जियांग यानले से थी, पर वो जियांग यानले की बजाय हमारा विंग था वहाँ पर। मैडम यू ने पता नहीं क्या किया था जिस वजह से जियांग यानले की जगह हमारा विंग था। जब लैन किरण को ये पता चला कि वांग जी ने वेडिंग की है, वो भी जियांग्स की डॉटर के साथ, तो लैन किरण थोड़ा सरप्राइज भी हो जाता है और वो थोड़ा वांग जी से गुस्सा भी हो जाता है। लेकिन उसका गुस्सा वांग जी के आगे बिल्कुल भी नहीं चल पाता। वांग जी अपने डैड से साफ साफ बोल देता है, उन्होंने मेरे ब्रदर को इतना हर्ट किया है तो फिर मैं उन्हें आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ। इसीलिए वांग जी अपने डैड को फिर वहाँ से भेज देता है। वी यिंग रूम के अंदर था और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वांग जी अपने डैड को वहाँ से भेजने के बाद जल्दी से डोर को बंद कर देता है। वी यिंग रूम के अंदर था, उसके फेस पर अभी भी वेल लगा हुआ था। वी यिंग उसी वेडिंग रोब्स के अंदर था। वांग जी जैसे ही डोर को ओपन करता है, वी यिंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। वी यिंग पूरी तरह से डर जाता है। वी यिंग को इस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था वेल की वजह से। वांग जी डोर ओपन करता है और वो डोर को बंद कर देता है। वांग जी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। वांग जी देख सकता था कि जो उसके सामने पर्सन खड़ा हुआ है वो डर रहा है, लेकिन वांग जी को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वी यिंग को जैसे ही एक शैडो जैसे ही अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, वी यिंग ये देखकर पूरी तरह से वाइब्रेट हो जाता है। वी यिंग धीरे धीरे करके पीछे की ओर जाने लगता है। वांग जी बस इस वक्त गुस्से में था, उसकी आंखों में गुस्सा था। उसके ब्रदर के साथ कैसे कर सकता है, हाउ कैन डू दिस। वांग जी बहुत गुस्से में था। वांग जी बस बर्बाद कर देना चाहता था पूरी जियांग फैमिली को, उसके हर एक मेंबर को वांग जी डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था। वे यिंग जो धीरे धीरे करके पीछे जा रहा था, उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन वो अपने आप को बहुत बुरी कंडीशन में देख रहा था इस वक्त। वे यिंग धीरे धीरे की पीछे की ओर जाने लगता है, लेकिन अचानक से वो बेड की पास आ जाता है और वी यिंग के पैर बेड से टकरा जाते हैं। वी यिंग बेल की वजह से खुद को संभाल नहीं पाता और वो बेड पर गिर जाता है। वी यिंग जैसे ही बेड पर गिरता है, वो पूरी तरह से और भी ज़्यादा घबरा जाता है। वी यिंग जल्दी से बेड से पीछे पीछे की ओर सरकने लगता है, क्योंकि वी यिंग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वांग जी जब ये देखता है तब अपने फेस पर एक डेविल से स्माइल देता है और धीरे धीरे करके बेड के ऊपर आ जाता है। वांग जी सीधा वी यिंग के पैर को पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। इस चीज़ से वी यिंग इतना डर जाता है कि एक मिनट के लिए उसे ऐसा लगा कि जैसे वो मर ही गया हो। वी यिंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। वांग जी उसे बिल्कुल अपने नीचे लेकर आता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और बोलता है, तुम्हारे भाई की वजह से मेरे ब्रदर की ये हाल हुआ है, अब मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। वांग जी ये सब चीज़ें बोल रहा था। वे यिंग जो बुरी तरह से डर रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वांग जी वी यिंग के दोनों हाथों को पकड़े हुए था। वी यिंग बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस चुपचाप अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी जब ये देखता है तब वो जल्दी से वी यिंग के हाथों को और भी कस के पेट पर पिन करता है और बोलता है, अगर तुमने एक और बार इस तरह से करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितना ही तुम ऐसे स्ट्रगल करोगी उतना ही मैं तुम्हें और भी ज़्यादा हर्ट करूंगा। मैं जितना तुम्हें हर्ट करूंगा ना, उतनी ही मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तुम जितना पेन में रहोगी ना, उतनी ही मुझे खुशी होगी। वांग जी ये बोलकर जल्दी से वी यिंग के रॉब्स की बेल्ट को ओपन कर देता है। वी यिंग जब ये देखता है तब वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है और बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा ऐसा मत करिए, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। वांग जी जब ये सुनता है तब वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वांग जी ने इस चीज़ की तो कभी उम्मीद नहीं की थी। वांग जी पूरी तरह से शॉक में था। ये उसने क्या सुना अभी। वांग जी जल्दी से वी यिंग के फेस से वेल को हटाता है। जैसे ही वांग जी वी यिंग के फेस से वेल को हटाता है, वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। वांग जी वी यिंग को देखकर पूरी तरह से शॉक में चला जाता है। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया, ये कौन है। वांग जी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वांग जी फिर वे यिंग के फेस की ओर देखता है, फिर वो गुस्से में वे यिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है अपने एक ही हाथ से और उन्हें बेड के ऊपर पिन कर देता है।
और वो उसके चिन को टाइटली पकड़ता है और बोलता है, बताओ मुझे कौन हो तुम, और यहाँ किसी और को होना चाहिए था। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वी जिंग कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जैसे ही वी जिंग ये सुनता है तब उसे मैडम यू की कही हुई बात याद आती है, अगर तुमने किसी को भी बताया कि तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी उस ग्रैंड माँ को मार डालूंगी जान से, समझ आया तुम्हें? वी जिंग ये सुनकर बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। वो बस रोए जा रहा था। वांग जी वी जिंग के चिन को और भी टाइटली प्रेस करता है और बोलता है, बताओ मुझे कौन हो तुम और तुम यहाँ कैसे आए? लेकिन वी जिंग फिर भी कुछ नहीं बोलता, बस वो साइलेंटली रोए जा रहा था। वांग जी ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है। वांग जी वी जिंग के रोब्स को ओपन करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वांग जी अचानक से उस स्मेल को फील करता है जो इस वक्त वी जिंग की बॉडी से आ रही थी, वी जिंग की ओमेगा सेंट। वांग जी जैसे ही इस ओमेगा सेंट को स्मेल करता है, वांग जी का हाथ वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि ये सेंट वांग जी को शांत कर रही थी। वांग जी इस स्मेल को जब स्मेल करता है तो उसे वी जिंग जो इस वक्त फील कर रहा था वो फील होने लगता है, क्योंकि वी जिंग के फेरोमोन्स इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरे सहमे से और बहुत ही ज़्यादा घबराहट वाले थे। वांग जी इन्हें स्मेल कर रहा था, ये फेरोमोन्स वांग जी को काम डाउन कर रहे थे। वांग जी बस रुक जाता है, जो वो कर रहा था वो सब चीज़ें नहीं करता, वो रुक जाता है। वांग जी धीरे धीरे वी जिंग के फेस की वांग जी धीरे धीरे विंग के फेस की ओर देखने लगता है। वांग जी जब विंग के फेस की ओर देखता है तब वो देखता ही रह जाता है। वांग जी की सीधा नज़रें विंग के लिप्स पर जाते हैं जो बिल्कुल रेड थे। वांग जी बस विंग को देखता ही रह जाता है और दूसरी तरफ वी जिंग के जो ओमेगा सेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, लोटस की, जो वांग जी को शांत कर रही थी। वांग जी धीरे धीरे काम डाउन होने लगता है। वांग जी धीरे धीरे वी जिंग के लिप्स से अपनी नज़रें हटाता है और वो उसकी आंखों की ओर देखने लगता है। वांग जी जब वी जिंग की आंखों को देखता है तो वो उनमें ऐसा लगता है जैसे खो ही जाता है। वांग जी वी जिंग की पूरी फेस की ओर देखने लगता है। वांग जी बस उसके फेस में ही खो चुका था और दूसरी तरफ वी जिंग की ओमेगा सेंट वांग जी को पागल बना रही थी। वांग जी अपनी नज़रें ही वी जिंग के फेस से नहीं हटा पा रहा था। वांग जी वी जिंग की पूरी फेस को देखने लगता है। इस वक्त वी जिंग का पूरा फेस पेल होने की वजह से बहुत बुरा दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत था। वांग जी अपने नज़रें ही उसे नहीं हटा पा रहा था, वो पूरा मेस्मराइज हो चुका था। लेकिन वी जिंग इस वक्त पूरी तरह से डरा हुआ था, उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वी जिंग की आंखें बंद थी, बस वो स्ट्रगल कर रहा था वांग जी से खुद को छुड़ाने के लिए। वी जिंग धीरे धीरे करके अपनी आंखों को ओपन करता है। जैसे ही वो वांग जी का फेस देखता है वो पूरी तरह से शिवर करने लगता है, क्योंकि वांग जी के फेस पर इस वक्त ब्लड लगा हुआ था, जो कि ब्लड लगने की वजह से इस वक्त वांग जी का फेस वी जिंग को बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहा था। वी जिंग ऑलरेडी ही डरा हुआ था और वांग जी के फेस को देखने के बाद, क्योंकि इस वक्त वांग जी के फेस पर एक गुस्सा भी था और वो बस वी जिंग को देखे जा रहा था। वी जिंग बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है और बोलता, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, ग्रैनी वैन प्लीज़ आइए ना, मुझे बचा लीजिए। वी जिंग बहुत बुरी तरह से बोलने लगता है ये सब चीज़ें। तब जाकर वांग जी अपने होश में आता है। वो अचानक से अपने होश में वापस आता है और वी जिंग के फेस की ओर देखता है। तब जाकर वी जिंग के फेस पर उसकी नज़र अच्छी तरह से पड़ती है, यानी कि अब वो नॉर्मल था, वो खोया हुआ नहीं था अपनी इमेजिनेशन में। वांग जी फिर वी जिंग के फेस की ओर देखता है। तभी वांग जी की नज़रें वी जिंग के फेस पर एक जगह पड़ती है जहाँ से वी जिंग के फेस ना पूरा रेड हो चुका था, क्योंकि आंसुओं की वजह से वी जिंग के फेस पर जो मेकअप किया गया था वो उतर चुका था, जिस वजह से अब वी जिंग के फेस पर काफ़ी सारे चोटों के निशान थे जो वांग जी देख सकता था। ये देखकर वांग जी पूरा पूरा सरप्राइज हो जाता है। वो वी जिंग के फेस पर अपने एक हाथ को लेकर जाता है और उस चोट को टच करता है। वी जिंग जैसे ही ये देखता है तब वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है। वांग जी फिर वी जिंग की फेस की ओर देखने लगता है, तब उसका ध्यान वी जिंग की और भी चोटों पर जाता है। वांग जी ये देखकर पूरी तरह सरप्राइज था। वांग जी फिर वी जिंग के फेस को छोड़ देता है, यानी कि अभी तक उसने उसके चिन वगैरह को जो पकड़े हुए रखा था वो छोड़ देता है और वो बस उसे देखने लगता है। वांग जी जब ध्यान से देख रहा था तब उसे विंग के फेस पे बहुत सारे चोटों के निशान अब साफ साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि अभी तक उसने देखा ही नहीं था विंग के फेस को अच्छी तरह से। वांग जी पूरी तरह से विंग को छोड़ देता है।
बीजिंग जैसे ही ये देखता है कि उस पर्सन ने उसे छोड़ दिया तो बीजिंग जल्दी से बेड से खड़ा हो जाता है और वो जाकर जल्दी से ना एक कोने में छुप जाता है और बहुत बुरी तरह से बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। जैसे ही वांग जी ये सुनता है तब उसे अपने ब्रदर की याद आ जाती है। वांग जी अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है, फिर वो जल्दी से उस रूम से बाहर चला जाता है और डोर को बंद कर देता है। वांग जी जैसे ही डोर से बाहर आता है वो एक गहरी सी सांस लेता है, फिर वो अपनी आंखों को बंद करता है, फिर वो वहाँ से नीचे चला जाता है। अब हम बीजिंग को देखते हैं। बीजिंग उसी रूम के कोने में बैठा हुआ था और बहुत बुरी तरह से रोए जा रहा था। वो बार बार बोल रहा था, ग्रैनी वैन वैन प्लीज़ आइए ना, मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए ग्रैनी वैन। बीजिंग बहुत बुरी कंडीशन में था इस वक्त। बीजिंग ऐसे ही रोता रहता है अपने आप को बुरी तरह से हग करके। बीजिंग बहुत देर तक ऐसे ही रोता रहता है और वो रोते रोते ऐसे ही उसी फ्लोर पर उसी जगह बैठे हुए सो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जैसे ही उस रूम से बाहर आया था वो जल्दी से अपने घर के हॉल में चला जाता है। जैसे ही वो हॉल में आता है तब वो अपने डैड को वहाँ बैठा हुआ देखता है। वांग जी जैसे ही उन्हें देखता है तब वो बोलता है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे ही लैन ग्रैंड वांग जी की वॉइस सुनता है तो वो जल्दी से वांग जी के पास जाता है और बोलता है, वांग जी तुमने उसे हर्ट तो नहीं किया ना। वांग जी प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे अभी तुम्हारे कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई। वांग जी बताओ मुझे, तुमने गलत तो नहीं किया ना कुछ। वांग जी अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया है डैड, आप चिंता मत करिए, मैं उस जियांग जितना घटिया भी नहीं हूँ। ये बोलकर वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है। वांग जी के वहाँ से जाने के बाद लैन किरण एक चैन की सांस लेता है। लैन किरण वहीं सोफे पर बैठ जाता है। अचानक से वो खड़ा होता है और बोलता है, मुझे मुझे रूम में जाना चाहिए वांग जी के। वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन फिर वो कुछ सोच कर रुक जाता है कि इस वक्त वांग जी के रूम में जाना सही नहीं होगा, ये बहुत गलत है। इस वक्त वो नहीं जा सकता। लैन किरण बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक रहा था बीजिंग के वांग जी के रूम में न जाने से। फिर वो वहीं चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है और वांग जी के वापस आने का वेट करने लगता है। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है वो वहाँ से गार्डन एरिया की ओर आता है। गार्डन एरिया की ओर आने के बाद वांग जी एक रूम का डोर ओपन करता है, फिर वो उस रूम के अंदर जाता है। उस रूम के अंदर जाने के बाद वांग जी एक और डोर ओपन करता है। जैसे ही वो उस डोर को ओपन करता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सी बोल सकते हैं हम, क्या बोलते हैं, जैसे गलियारा नहीं होता वैसे ही एक जगह थी। वांग जी उसमें चलने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। वांग जी जैसे ही अंदर आता है वो सभी गार्ड्स वांग जी को भोग करने लगते हैं, यानी वांग जी को वो सल्यूट करने लगते हैं, अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। वांग जी चलते हुए फिर उस एक रूम में आता है और फिर उसका डोर ओपन करता है। वांग जी जब उस रूम का डोर ओपन करता है तब वो वहाँ पर दो लोगों को बंधे हुए देखता है। वांग जी अंदर जाता है, उनमें से एक के फेस को पकड़ता है और देखता है और बोलता है, लगता है तुम्हारी खातिरदारी अच्छे से नहीं हुई है। ये बोलकर वो फिर से उनके फेस पर स्लैप लगाता है। जैसे ही वो स्लैप उस पर्सन के फेस पर पड़ता है वो जल्दी से अपनी आंखों को ओपन करता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ हमने कुछ नहीं किया वांग जी, हमने तुम्हारे भाई के साथ कुछ नहीं किया, उस जियांग ने ही किया है, प्लीज़ हमें छोड़ दो। वांग जी उनके फेस की ओर देखता है और उसके फेस को टाइटली होल्ड करता है और बोलता है, क्या क्या कहा तुमने, तुमने कुछ नहीं किया। अच्छा सच में तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन उस पार्टी के अंदर मेरे भाई को उस रूम में बंद करने वाले तो तुम ही थे ना, है ना। वांग जी इसके बाद एक और पंच जल्दी से फैन चाओ के फेस पर मारता है और उसके फेस को फिर से पकड़ता है और बोलता है, आज के बाद तुम किसी को टच करना तो बहुत दूर की बात है, तुम चल भी नहीं पाओगे अपने पैरों पर। इसके बाद वांग जी बहुत अच्छे से उन दोनों की और अच्छी सी खातिरदारी करता है और उनकी धुलाई करता है अच्छे से। वांग जी फिर थक जाने के बाद उस रूम से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वांग जी फिर अपना फ़ोन निकालता है और साओ शिंगचन को कॉल कर देता है। अब हम साओ शिंगचन का घर देखते हैं। साओ शिंगचन एक अपार्टमेंट में रहता है। ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, क्योंकि वांग जी का वो सेक्रेटरी है तो इतना तो होगा ही। साओ शिंगचन आराम से अपने अपार्टमेंट के उस रूम के अंदर अपने हस्बैंड के साथ सोया हुआ था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। तभी जल्दी से एक आवाज़ हमें सुनाई देती है, इस वक्त कौन कॉल कर रहा है शिंगचन, देखो ना तुम्हें, मुझे नींद आ रही है, कौन है जो इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा है। साओ शिंगचन बोलता है, मैं अभी देखता हूँ, तुम सो जाओ। फिर साओ शिंगचन जल्दी से अपना फ़ोन टेबल से लेता है और देखता है तो वो शॉक हो जाता है, वांग जी इस वक्त उसे कॉल कर रहा था। साओ शिंगचन जल्दी से फ़ोन को पिक करता है और बोलता है, हाँ क्या हुआ वांग जी।
फिर वांग जी उसे काफ़ी देर बातें करता है। उससे बातें करने के बाद शिनचैन बोलता है ठीक है, मैं अभी पता करता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से कॉल को कट कर देता है। साओ शिनचैन जल्दी से अपने क्लॉथ को निकालता है कबर्ड से और जाने लगता है। तभी वो पर्सन भी उठ जाता है और जल्दी से साओ शिनचैन को गले लगाता है और बोलता है इस वक्त कहाँ जा रहे हो माय स्वीट हार्ट। साओ शिनचैन फिर टर्न होता है और बोलता है शोयांग, इस वक्त मुझे जाना होगा, वांग जी को मेरी ज़रूरत है। साओ शिनचैन ये सुनने के बाद मुंह बना लेता है और बोलता है तुम भी ना, तुम मुझसे ज़्यादा टाइम तो अपने उस वांग जी के साथ बिताते हो, मुझे ऐसा लगता है कहीं एक दिन तुम उसके साथ सेटल ना हो जाओ। साओ शिनचैन जब ये सुनता है तब वो शोयांग की ओर घूर कर देखता है और बोलता है क्या कहा तुमने। फिर शोयांग पप्पी फेस बनाता है और बोलता है सॉरी, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है तुम जाओ। फिर साओ शिनचैन वहाँ से चला जाता है। साओ शिनचैन के जाने के बाद शोयांग फिर एक स्माइल करता है। फिर वो अपने आप को देखता है, फिर वो टाइम को देखता है तो इस वक्त 5 बजे हुए थे, वो भी मॉर्निंग के। साओ शिनचैन जल्दी से अपनी आइज़ को रब करता है। फिर वो वहाँ से किचन की ओर चला जाता है क्योंकि उसे साओ शिनचैन के लिए इस वक्त खाने के लिए कुछ बनाना था। वो ऐसे ही उसे बाहर नहीं जाने दे सकता था। अगर एक बार वो चला गया तो फिर पता नहीं वो कब आएगा, इसीलिए वो उसके लिए खाने के लिए कुछ बनाने चला जाता है। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी काफ़ी देर के बाद अपने रूम के अंदर वापस आता है। इससे पहले वो अपने डैड से मिला था, वो उन्हें उसके रूम के अंदर छोड़कर फिर अपने रूम के अंदर आता है। वांग जी जैसे ही डोर को ओपन करता है तब उसकी नज़रें रूम में चारों तरफ जाती हैं, लेकिन उसे रूम के अंदर कोई नहीं दिखाई देता। पूरा रूम वे जिंग के फेरोमोन से भर चुका था। वांग जी को बहुत ही अमेजिंग सा फील हो रहा था। न जाने गुस्से में होने के बावजूद भी उसे ये सेंट इतना काम डाउन क्यों कर देती थी। वांग जी फिर एक कोने की ओर देखता है जहाँ पर वे जिंग सोया हुआ था। वांग जी धीरे धीरे उसके पास जाता है। जैसे ही वो उसे देखता है वो वांग जी वहीं उसके पास जाकर बैठ जाता है। फिर वो उसके फेस की ओर देखने लगता है। वे जिंग ने अपने आप को पूरी तरह से टाइटली हग किया हुआ था। उसकी आंखों के आंसू पूरी तरह से सूख चुके थे। वांग जी धीरे से उसके फेस पर अपने हाथ को लेकर जाता है। जैसे ही वो उसके फेस को टच करता है वांग जी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वे जिंग की बॉडी पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी। वांग जी जब ये देखता है तब वो जल्दी से उसे पूरी तरह से अच्छे से चेक करता है। वे जिंग बेहोश था। वांग जी जल्दी से उसे अपनी गोद में लेता है और उसे बेड पर लेकर आता है। वो उसकी पूरी बॉडी की ओर देखता है जो कि ठंड की वजह से पूरी फ्रीज हो चुकी थी। वांग जी जल्दी से कुछ ब्लैंकेट को लेता है और वे जिंग की बॉडी को कवर कर देता है। वांग जी बहुत बुरी तरह से डर गया था वी जिंग को ऐसे देखकर। वांग जी फिर जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और डॉक्टर को कॉल कर देता है। तो एवरीवन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।